हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं सभी का यहाँ पर। एंड आज आपको बताना चाहूंगा डियर, 18 जनवरी 2024 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। यानी IBACIO 2024 को टारगेट करते हुए अगर हम बात करें तो हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं और थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीजों को क्लियर करेंगे। बट एक चीज बोलना चाहूंगा डियर कि जितना भी यहाँ पर कंटेंट है, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यानी क्वेश्चंस को समझाने का तरीका एकदम जबरदस्त होगा और चीजें भी क्लियरिटी से होंगी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आपको बताना चाहूंगा डियर, यहाँ पर IBACIO 2025 को टारगेट करते हुए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जहां पर जर्नल स्टडीज प्लस इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे। रिवीजन नोट्स होंगे, यूट्यूब सेशंस होंगे, पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे एंड डियर लाइव डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन PYQs हम लोग यहाँ पर ये चाणक्य बैच आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही NCERT बेस्ड आपको यहाँ पर क्विज मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, www.ncertquiz.com पर जाना है और वहां पर जाकर आपको डियर सारे के सारे क्विज मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे डियर, तो आप देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी का 6 से लेकर 12 तक का क्विज अवेलेबल है। साइंस का क्लास 6 to 10th अवेलेबल है। पॉलिटी का क्लास 9 to 12th अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स का, आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11 12th का भी आपका क्विज अवेलेबल है। फॉर CDS, CAPF, AFCAT, CGCAT एंड मोर फ्री डेमो टेस्ट आपका अवेलेबल है डियर, यहाँ पर जहां पर आपको बेसिक से लेके हाई लेवल सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप टेस्ट दे सकते हो और चीजों को आगे से समझ सकते हो। संदीप सर का केवल एक ही मोटो है कि हर एक बच्चा यहाँ पर पढ़े, हर एक बच्चा सीखे। तो इसी के लिए वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए, वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, पूरा कंटेंट क्विज लेकर आ रहे हैं। तो डियर रिक्वेस्ट इतनी सी है कि डेली बेसिस पे ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और चीजों को क्लियरिटी से सीखिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो बिना देरी के हम लोग टाइमर सेट करते हैं। विद इन द टाइम यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है 60, 64, 72, 88, 120, द नेक्स्ट विल बी। तो आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। चलिए ध्यान से आंसर कीजिए। डियर नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। चलो जब तक नंबर चल रहा है साइड में, हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 60, 64, 72, 88, 120 एंड क्वेश्चन मार्क 4। यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, डिफरेंस देखिए 16 का डिफरेंस हो गया, यानी डिफरेंस डबल होता जा रहा है। तो डिफरेंस देखिए 32 का हो गया, तो नेक्स्ट डिफरेंस 64 का होना चाहिए था, यानी 184 विल बी द राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा 184 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। अब ये कुछ नहीं था, सीरीज डबल हो रही थी, मल्टीप्लाई 2, तो 32 का डबल भी 64 हो जाएगा। राइट, 184 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है। जब तक आप सॉल्व करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम कहें कि 112 एंड 84 एंड 251 इक्वल्स टू 447। अब डियर जब ऐसा दिया है तो दिमाग में आता है मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। राइट, यहाँ पर हमारा कुछ भी हो सकता है। एंड वी हैव टू थिंक लॉजिकली, यानी हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि लॉजिक क्या हो सकता है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले नंबर को टारगेट कीजिए, 112, 84, 251। तो मैं देख रहा हूँ 112, 84 लगभग 200 हो गया, 251 यानी 450 के आसपास हो रहा है। और ये 450 के आसपास ही तो है। तो एक काम करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं। 112, 84, देन लास्ट 251। जब हमने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 4 2 6 और 1 7। अब देखिए 5 और 1 6, 8 14 का 4
हासिल एक, एक दो तीन और एक चार, तो ये आपका डियर बन गया 447। 447 यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? 447। तो यहाँ पर हमें देखना था 447 हमारा मिल रहा है, बट हमसे पूछा क्या है, हमें ये देखना है डियर। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, 224 89 131 को ऐड करना है, यानी 224 89 131। लॉजिकली बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे प्रीवियसली करा था। 9 और 1 10 4 14 का 4, तो 14 का 4 यूनिट डिजिट 4 एक ही जगह है, आंसर हो गया थर्ड। बट पूरा चेक करना है तो फिर देख लो, 14 का 4 फिर से, फिर हाथ से ले, तो 444 जो है डियर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो अगर यूनिट डिजिट से आंसर आ गया है तो हमें पूरा चेक करने की नीड नहीं थी, बट आपको चेक करके मैंने दिखा दिया कि आंसर कैसे होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है देर आर 7% प्रकाश, नीलांजन, रोहित, जय, समीर, सॉरी समन, संजय एंड वीर। कह रहा है हुज एज इज 55 34 56 42 36 30 25। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फिर आपको बताना है। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए टाइमर सेट कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को आपको बताना है कि कौन से दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। 1 मिनट का समय है आपके पास। पहले तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद बताइए आंसर क्या बन सकता है, प्लीज। क्वेश्चन को डियर जब आप आंसर करेंगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, पहले अरेंज कर लो डेटा। रॉ डेटा अलग रखो, यानी जो कंफर्म ना हो, जो कंफर्म हो उसको एक प्लेस पे रखो, आंसर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। देर आर 7% प्रकाश, नीलांजन, रोहित, जय, समन, संजय एंड वीर। सबकी एज अलग अलग है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। रोहित हु इज एल्डर देन, देखिए रोहित हु इज एल्डर, हु इज द, सॉरी रोहित हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ जय। क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। रोहित कौन है? हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ जय। तो यानी रोहित जो है वो एल्डर ब्रदर है किसका? जय का। तो यानी जय से ऊपर आएगा, जय का एल्डर ब्रदर है, यानी जय से बड़ा हो गया। अब एक चीज देखिएगा, इज यंगर देन नीलांजन, यानी रोहित हु इज द ब्रदर ऑफ जय इज यंगर देन नीलांजन। तो यानी नीलांजन इनसे भी बड़े हो गए, यानी पहला स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं संजय इज द ओनली यंगर देन वीर। संजय इज ओनली यंगर देन वीर बट ओल्डर देन समन। अब आप एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर कह रहे हैं संजय इज ओनली यंगर देन वीर, यानी संजय जो है वो केवल वीर से यंगर है, बाकी सबसे एल्डर है। संजय इज ओनली यंगर देन वीर, तो यानी संजय इज ओनली यंगर देन वीर, और जो संजय है बाकी सबसे यंगर है। संजय इज ओनली यंगर देन वीर, यंगर देन वीर मतलब केवल वीर से यंगर है और बाकी सबसे क्या है? एल्डर है। तो डियर वीर जो होगा वो आपका कहां पर आ जाएगा? टॉप पर आ जाएगा। क्लियर है? केवल वीर से यंगर है, बाकी सबसे एल्डर है, तो दैट मींस वीर सबसे टॉप पे आ जाएगा। बट ओल्डर देन समन, यानी संजय जो है वो ओल्डर देन समन है, तो समन कहीं नीचे ही आएगा, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि जब संजय यहाँ आ गया तो समन कहीं नीचे ही आएगा, उसको इग्नोर कर। यानी ये स्टेटमेंट हमारे किसी काम का नहीं था। अब देखिए नीलांजन इज द यंगर ब्रदर ऑफ प्रकाश। अब हमसे कह रहा है नीलांजन जो है वो यंगर ब्रदर है प्रकाश का। अब एक तरफ कह रहा है जो संजय इज द ओनली यंगर देन वीर, संजय केवल यंगर यंगर देन है किससे? वीर से। फिर उसके बाद कह रहा था बट ओल्डर देन समन, तो वहां से तो हमें उनकी दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई थी। अब कह रहे हैं नीलांजन इज द यंगर ब्रदर ऑफ प्रकाश, तो यानी नीलांजन से ऊपर प्रकाश भी है, तो हमने प्रकाश को यहां रख दिया। क्लियर है?
नीलांजन इज द यंगर ब्रदर ऑफ प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में कह रहा है हु इज द फोर्थ यंगेस्ट एज वेल एज, यानी प्रकाश जो है फोर्थ यंगेस्ट है। तो आप प्रकाश को यहां रख दीजिए, फोर्थ यंगेस्ट एज वेल एज फोर्थ ओल्डेस्ट मैन, तो यानी प्रकाश तो यही आएगा। फिर नीलांजन, रोहित एंड जय, नीलांजन, रोहित एंड जय डियर आपका यहां पर आ गया फाइनली। नीलांजन, रोहित एंड जय आपका फाइनली लास्ट में आ गया। अब आपका बचा कौन? समन, तो डियर समन यहां आ गया। अगर सबकी एज देखोगे तो एज है सबसे ज्यादा 56, 55, फिर 36, सॉरी 36 नहीं आएगा, फिर आएगा 42, 42 देखिए 42 के बाद 36, 34, 34 के बाद 30 एंड 25। हमने सबकी एज निकाली। तो अब जो स्टेटमेंट दिया उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। समन्स एज इज 42, समन की एज 42 है, बिल्कुल सही है। जो हमारा समन था उसकी एज 42 है। जय इज द यंगेस्ट ऑल ऑफ देम, यस ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो यानी बोथ ट्रू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, वन इज द राइट आंसर। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत चैलेंजिंग, प्लीज ध्यान से कीजिएगा। 1 मिनट का समय आपके पास, ध्यान से कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहे 5 टाउन ए बी सी डी ई आर विजिटेड बाय 5% मंडे टू फ्राइडे। अब कह रहा है ऑन ईच डे द पर्सन विजिट ओनली वन टाउन, यानी कोई भी व्यक्ति केवल एक दिन में एक ही टाउन विजिट करता है। द पर्सन विजिट ए ऑन मंडे, he visits E on the next day of D। फिर कह रहा है B and C are not visited on Friday। कह रहा है who among the following can visit on Wednesday। तो यानी इनमें से कौन है जो वेंसडे को विजिट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है ये ही किसके लिए यूज किया है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो यूज किया है। इसका कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां लिखना चाहिए था वन ऑफ देम विजिट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डी, ठीक है। अब ये जो दिया है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें दिया है मंडे टू फ्राइडे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे शॉर्ट में, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हमने यहाँ पर पांचों दिन आपके ले लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, सबसे पहले कह रहा है अ पर्सन विजिट ए ऑन मंडे, यानी कोई एक व्यक्ति है जो ए विजिट कर रहा है मंडे के दिन। हमने सबसे पहले यहां पर ए रख दिया, यानी मंडे के दिन आपका ए हो गया। कह रहा है ही विजिट ई ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डी, यानी डी से नेक्स्ट डे ई आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया आपको। कह रहा है बी एंड सी आर नॉट विजिटेड ऑन फ्राइडे। अब मेरी बात सुनिएगा, बी एंड सी हमारे फ्राइडे के दिन ट्रेवल नहीं करेंगे, ना तो बी ना ही सी। तो दैट मींस बी सी यहीं पर आएंगे कहीं। तो हमारे लिए डी और ई की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आप केवल इतना सोच के देखो, आप केवल इतना सोच के देखो कि हमारी सी डी और ई की पॉसिबिलिटी क्या बनती है। हमें कंफर्म है कि अगर बी और सी यहां आएंगे या यहां आएंगे, देखो या तो यहां आएंगे तो डी ई यहां आएगा, और यहां आए तो डी ई आ नहीं सकता। तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि डियर हमारा जो डी और ई है वो कब आएगा, वो यहीं पर आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी डियर आपकी है ही नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, हो सकता है बी यहां पर, और कौन दो लोग थे, बी एंड सी। अब हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये
ये हो एक पॉसिबिलिटी, ये हो, ये दो पॉसिबिलिटी हमारी बनकर तैयार होगी। बी एंड सी आर नॉट विजिटेड ऑन फ्राइडे। देखिए बी एंड सी फ्राइडे के दिन विजिट नहीं कर रहे, हमें क्लियर है, क्लियर है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन विजिट ऑन वेंसडे। तो इनमें से कौन वो है जो विजिट कर सकता है वेंसडे के दिन। तो जब हमने इस क्वेश्चन को अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद हमें एक चीज समझ में आई कि वेंसडे के दिन वो सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। डियर या तो सी होगा या बी होगा, या तो सी या बी। हमारा आंसर होता, अगर हम बिना ऑप्शन के देखें, या तो सी या फिर बी। बट ऑप्शन में जैसे देखें तो हमें बी मिल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में ध्यान से देखने वाली चीज है डियर, यहाँ पर आपको दो डाइस दिख रहे हैं, और दो डाइस देखने के बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कम दूंगा मैं, 40 सेकंड्स दे देता हूं। 40 सेकंड में आपको बताना है क्या, कि x के अपोजिट वाले सरफेस पर डियर क्या आएगा, x के अपोजिट वाले सरफेस पे क्या आएगा। अगर हम x के अपोजिट वाले सरफेस पे पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर, ये दो डाइस दिए, दोनों में कॉमन क्या है, हमें दिख रहा है u कॉमन है। u से हम गए t और s, u से हम लोग गए w एंड b, u से गए t एंड t से गए s। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखोगे, u से हम लोग गए w एंड w से हम लोग गए v। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं डियर, ऐसा करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, जो लेटर जिसके नीचे आ गया वही अपोजिट हो जाएगा, जो लेटर जिसके नीचे आ गया वही अपोजिट हो जाएगा। और u के नीचे क्या है डियर, u के नीचे आएगा बचा हुआ, तो u दो बार है, तो u के नीचे आएगा क्या, देखिए t हो गया, w हो गया, s t u v w, बचा कौन, x। पूछा क्या है, x के अपोजिट क्या आएगा, u। और वैसे भी एक चीज देखिएगा, जब एक नंबर कॉमन हो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जब एक नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में तो वो दो बार दिख रहा होगा, और जो नंबर नहीं दिख रहा होगा डाइस में एक दूसरे के अपोजिट। तो देखिए x नहीं दिख रहा था और u दो बार दिख रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये शॉर्टकट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए सीरीज का क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको निकाल लोगे, तब तक मैं आपकी सीरीज बना लेता हूं। देखिए क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, सी डी ई एफ। अब हम यहां पर क्या करेंगे, Q की पोजीशन हो गई 17, R की हो गई 18, S की हो गई 19, T की हो गई 20, U का हो गया 21, B का हो गया 22, W का हो गया 23, X का हो गया 24, Y का हो गया 25, Z का हो गया 26, A का हो गया 1 एंड B का हो गया 2। C की पोजीशन आपकी 3, D की पोजीशन 4, E की पोजीशन 5, F की पोजीशन 6। पोजीशन आपने दी। आप देखो 17 के बाद 4 21, 21 के बाद 4 25, 25 के बाद 29। अब सी को 29 कह लो या 3 कह लो, बात एक ही है, क्योंकि 26 के बाद तीसरा लेटर होता है, 26 के बाद 27, 28, 29, हम उसको 3 भी लिख सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं इसको। तो हमें +4 मिल गया, और 3 + 4 7, 7, यानी हमारा जो पहला लेटर डियर जाएगा
वो यहाँ पर जाएगा क्या, जी। जैसे जी आया तो डियर जी दो जगह था, हमने इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। देखिए जी के पास सेकंड लेटर एच था, तो हमें एच एज इट इज लिख लेना चाहिए, हमें एच को चेक ही नहीं करना चाहिए। थर्ड लेटर या तो एम या आई, बस इसको चेक कर लो। 19 प्लस 4 23, 4 27, ए को हम 27 भी बोल सकते थे, राइट, और 1 भी। अब प्लस 4 करेंगे तो 5 हो गया, और 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 यानी आई। जैसे आई आया, जी एच आई, हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। इट इज काइंड ऑफ डेटा सफिशिएंसी। काइंड ऑफ क्या मतलब, डेटा सफिशिएंसी है, एंड इसको आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए, आपसे पूछा जाता है दोनों को मिलाकर आंसर आएगा या अकेले से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हु गॉट द लीस्ट एप्पल्स अमंग ऑल। अब ऊपर तो कोई डेटा दिया नहीं था, क्वेश्चन भी इतना ही है, हु गॉट द लीस्ट एप्पल अमंग ऑल। हु गॉट द लीस्ट एप्पल अमंग ऑल, यानी किसने लीस्ट एप्पल कमाए हैं सभी में मिलकर। तो प्रेरणा गॉट मोर एप्पल देन राजीव, फिर है गंगा गॉट एज मेनी एज एप्पल एज विद्यास डिड। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है नेक्स्ट में अंकिता गॉट फ्यूअर एप्पल देन मनस्वी, राजीव गॉट मोर एप्पल देन गंगा, फिर कह रहा है मनस्वी गॉट फ्यूअर एप्पल देन विद्या। एक चीज समझिएगा कि पहले वाले केस में आपके देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना इस तरह का, तो पहले वाले केस में कुछ कैंडिडेट्स दिए, सेकंड वाले में कुछ दिए हुए हैं। तो यानी इंडिविजुअली अगर हम बात करें ना, तो पहले से हम आंसर कर सकते हैं ना ही सेकंड से, क्योंकि हमें या तो ऊपर पर्सन के नेम दिए होते कि ये लोग हैं, तो शायद हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनती। और जब हमें पर्सन के नेम नहीं दिए, तो यानी अब हमें क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। ठीक है, और सोचना क्या पड़ेगा कि ना तो पहले से आंसर आएगा ना दूसरे से, अब इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद ही आंसर आएगा। प्रेरणा गोट मोर एप्पल देन राजीव। मोर एप्पल देन राजीव, क्लियर है। फिर कह रहे हैं गंगा गॉट एज मैनी एज एप्पल्स एज विद्या, यानी एक चीज क्लियर है कि जो गंगा है उसके पास जो एप्पल है वो उतने ही हैं जितने विद्या के पास है। हमने इसको साइड में रख दिया। अब कह रहे हैं अंकिता गॉट फ्यूअर एप्पल देन मानसवी, यानी अंकिता के पास कम एप्पल है किससे, मानसवी से। अब कंपैरिजन नहीं होगा तो हम नहीं पता कर सकते। कह रहे राजीव गॉट मोर एप्पल्स देन गंगा, यानी राजीव के पास गंगा से ज्यादा एप्पल है, तो विद्या से भी ज्यादा एप्पल हो गए। हमने यही इसको अरेंज कर दिया। फिर लिखा है मानसी गॉट फ्यूअर एप्पल देन विद्या, तो डियर मानसवी नीचे आ जाएगी और इसके नीचे आ जाएगी अंकिता। तो आपसे पूछा ज्यादा एप्पल तो भी पता है, कम एप्पल तो भी पता है, अंकिता या प्रेरणा। तो हम दोनों को मिलाकर आंसर करते हैं। तो डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर 2, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है देयर आर 7%, सबके नाम दे दिए हुए और बैठे हुए हैं कहां पर, अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब देखिए इसमें आपको कुछ कंडीशंस दिए, ईच ऑफ देम आइदर फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड, यानी इनसाइड भी है और अपोजिट भी है, या तो इनसाइड है या अपोजिट है। कह रहा है देयर आर 3% फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड अदर आर फेसिंग आउटसाइड, यानी 3 का मुंह अंदर है बाकी सबका बाहर। ध्यान से बताइए, करिए आंसर कि कौन इनसाइड देख रहा है कौन आउटसाइड।
चलिए क्वेश्चन बनाते हैं पहले। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 प्लेस ले ली। अभी हमें किसी का भी इनसाइड या आउटसाइड नहीं पता है। अब यहाँ कह रहे हैं देर आर 3 फेसिंग इन, 3 पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड रेस्ट आर आउटसाइड। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें याद रहे। कह रहे टू इनवर्ड फेसिंग पर्सन आर सिटिंग टुगेदर, यानी जो दो लोग अंदर देख रहे हैं वो दो लोग एक साथ बैठे हैं, दो लोग एक साथ बैठे हैं इन वाले। ये एक कंडीशन हमें मिल गई, हमने इसको भी लिख लिया। कह रहे गगन इज सिटिंग बिटवीन विपिन एंड दीपक हु कह रहे हु आर बोथ फेसिंग आउटसाइड। डियर अब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कहना क्या चाह रहा है यहां पर। डियर जैसे कंडीशंस दी हैं वैसे क्वेश्चन को आप करना शुरू कर दो। जैसे कह रहे हैं टू इनवर्ड फेसिंग पर्सन आर सिटिंग टुगेदर, यानी जो दो लोग इनसाइड देखेंगे साथ में बैठेंगे। सबसे पहले बोला है गगन इज सिटिंग बिटवीन विपिन एंड दीपक। हम कहते हैं गगन इज सिटिंग बिटवीन विपिन एंड दीपक, बट दीपक और विपिन का हमें ये नहीं पता कि उनकी पोजीशंस क्या होंगी, बट मैंने दोनों को लेकर पोजीशंस इस तरह से बना दी। चलो हु आर बोथ फेसिंग आउटसाइड, यानी दोनों का फेस कहां पर था, आउटसाइड था। वैसे हु आर लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख देते बोथ आर फेसिंग आउटसाइड, काम खत्म हो जाता। कह रहे फरहान इज सिटिंग बिटवीन ईशान एंड दीपक, फरहान इज सिटिंग बिटवीन ईशान एंड दीपक। डियर अब दो पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। दो पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, वो ऐसे बन सकती है, यहाँ दीपक ले लेते हैं, यहाँ इसको ले लेते हैं। गगन इज फेसिंग इनसाइड, आपको ऐसा कुछ दिया है क्या, दिया है बट आखिर में दिया है, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो डियर हमने विपिन यहाँ लिया और दीपक यहाँ लिया। अब कह रहे ईशान, अगर हम ईशान की बात करें, और यहाँ देखिए देखिए फरहान इज सिटिंग बिटवीन ईशान एंड दीपक, 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 ईशान एंड दीपक के बीच फरहान है। अब बचा कौन, देयर आर एग्जैक्टली टू इनवर्ड पर्सन सिटिंग ईशान एंड विपिन, ईशान और विपिन के बीच दो लोग इनसाइड है, यानी ईशान और विपिन के बीच टू इन, टू लोग इन होंगे इनके बीच में। कह रहा है फरहान इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गगन, गगन के सेकंड लेफ्ट फरहान कब होगा, जब इनसाइड देखेगा, और गगन जब आउटसाइड देखेगा। गगन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये गलत हो गया, यानी गगन इनसाइड देखेगा तो आपका ये वाला डायग्राम सही हुआ। अब डियर बचा क्या है, आनंद इज नेवर सिटिंग नेक्स्ट टू विपिन, आनंद यहाँ नहीं आ सकता, तो आनंद यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। और देखिए ई और सी के बीच में दो लोग इनसाइड देख रहे हैं, तो दो लोग इनसाइड वो यही होंगे, और देखो दोनों साथ में बैठे हैं, ये भी क्लियर हो गया। और अब आप देखो आउट 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 आउट, ये पूरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, क्योंकि 3 लोग इन थे 5 आउट थे। क्वेश्चन पूछा क्या है, which of the following statement is true on the basis of the above arrangement? Anand and Gagan are facing towards the center, Anand and Gagan are facing towards the center, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, चमन एंड गगन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, चमन एंड गगन, ये भी सही है। कह रहे चमन विपिन एंड दीपक फेसिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड, चमन तो इनसाइड है, गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको ये पिक्चर्स दिख रही है, रोटेशन बेसिस पे एक आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पिक्चर बनानी है, और वो कौन सी पिक्चर होगी ध्यान से आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा फोकस्ड होके देखिएगा।
डियर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करते तो आंसर मिल चुका होता। देखिए बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी बॉक्स आपका राइट साइड में होगा। दो ऑप्शन खत्म। माइनस लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अपर, फिर लेफ्ट यहां आ गया, ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। यानी क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता है। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है। अब बेक का कोड ये दिया है, फिर आपसे कह रहा है फोर का कोड ये दिया है, तो बताइए कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। डियर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है बी ए के ई, उसका कोड जो दिया है वो नीचे उतारिए, वाई जेड पी वी, बी वाई अपोजिट, ए जेड अपोजिट, के पी अपोजिट, ई वी अपोजिट। इसी तरह से एफ ओ यू आर, फोर का देखेंगे तो यू एल एफ आई, यू एफ एल ओ, एफ यू आई आर, अपोजिट हो जाते हैं। तो हमसे कह रहे गुड, जी डबल ओ डी, जी का अपोजिट क्या होता है, टी, एल, एल, डी का डब्ल्यू, टी एल एल डब्ल्यू, यानी फर्स्ट का आंसर बनेगा वाई। तो फर्स्ट का वाई बनना चाहिए, केवल ये आंसर तो नहीं हो सकता, फर्स्ट का वाई नहीं है, या तो ये या ये। आते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड हमें दिया जीरो, जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड ए, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, ए वी आई एल। तो यानी आप देखिए जीरो का कोड आपका क्या बना, एक्स, तो यानी ये भी गलत हो गया, जीरो का एक्स बन गया। आंसर तो वैसे डी ही हो गया। थर्ड का भी चेक करते हैं, ट्री, टी आर डबल ई, टी का अपोजिट होता है जी, आर का अपोजिट होता है आई, ई का अपोजिट होता है वी एंड बी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जी आई वी वी, तो जी आई वी वी आपको मिल गया यहां पर, ये देखिए, यानी डब्लू पर। अब कीप का के डबल ई पी, के का अपोजिट होता है पी, ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट होता है वी, पी का अपोजिट के, तो ये पेयर यहां बन गया। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर हमारा है, जब हमें ऑड वन आउट करना होता है, तो ऑड वन आउट के लिए आपकी टाइमिंग तो हम शुरू कर देते हैं, और जो पेयरिंग है उनको उतार लेते हैं। तो डियर देखिए डी एस का रिलेशन आपको दिया है के जेड से, डब्ल्यू एल का रिलेशन दिया है आपका डी एस से, एनसी का रिलेशन आपका दिया है यूजे से, एम ओ का रिलेशन आपका दिया है एस डब्ल्यू से। तो डियर आप एक चीज देखिएगा, अब आपको करना क्या है, डी की पोजीशन 4, एस की पोजीशन 19, के की पोजीशन 11, जेड की पोजीशन 26, डब्ल्यू की पोजीशन 23, एल की पोजीशन 12, डी की पोजीशन 4 और एस की पोजीशन 19, एन की पोजीशन 14, सी की पोजीशन 3, यू की पोजीशन 21, जे की पोजीशन 10, एम 13, ओ 15। अब यहां पर आप देखिए एस 19, और जो डब्लू है वो हो गया डी, डब्लू हो गया 23। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा, +7 +7 +7 +7, क्योंकि आप इसको 30 भी लिख सकते हो। अब देखिए +7 +7, बट ये +6 +8 हो गया, हमारा ऑड वन आउट हो गया एमओ, ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अभी। 12 साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, परखिए, और बताइए मुझे कि करेक्ट आंसर क्या जा सकता है।
चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। कह रहा ऑल कलर्स आर रेड, सम येलो आर रेड, कलर्स आर रेड, सम येलोज आर रेड। आपने बनाया। पहले कह रहा है ऑल येलोज आर कलर, ऑल येलोज आर कलर, तो यहां तो नहीं है बट यहां पर है, तो ये आपका क्या बना, CNS बना। फिर कह रहे हैं सम रेड आर येलो, सम रेड आर येलो, तो जो सम रेड है वो येलो है, यहां पर भी यहां पर भी, तो ये आपका यहां पर सही हुआ, और अकेला CNS आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो only second conclusion follow, the correct answer is option fourth, fourth will be the right answer here। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 13 डियर, नंबर बेस्ड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। x का रिलेशन 120 से है तो x की जगह कौन सा नंबर आएगा, 4 का रिलेशन y से है तो y की जगह कौन सा नंबर आएगा। ध्यान से आपको करना है, फोकस्ड होके। समझने की जरूरत है डियर। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं यहाँ पर जो देखता हूँ डियर, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर रिलेशन जो बनेगा और यहाँ जो रिलेशन बनेगा उसका लॉजिक क्या है। अगर आप देखिए 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120, तो यानी 5 का रिलेशन 20 से आया तो x की जगह आएगा 5, तो 5 दो जगह दिखा, यहाँ और यहाँ, यानी सेकंड एंड फोर्थ में। अब देखिए 4, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4, द रिजल्ट विल बी 60, और 60 मिल रहा है हमें ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर बी आपका डियर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें आपसे कह रहा है मिरर इमेज बताइए। 30 सेकंड है आपके पास, 35 सेकंड लगभग। इन 35 सेकंड में आपको जज करना है कि मिरर इमेज क्या बनेगा। अब आप इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते हो, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो। पिक्चर्स पे फोकस करना है, 4 पिक्चर्स है, चारों में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। 1 2 3 4। चलिए ध्यान से आंसर कीजिए और समझिए डियर। सबसे पहले ये देखो, ये काली पट्टी जो है ये लेफ्ट में है, तो ये राइट में आनी चाहिए थी, ये लेफ्ट में नहीं आ सकती थी, और राइट में ये सारों में आ रही है। ये वाला एरो आपका डियर ऐसे उल्टा जाना था, तो ये ऐसे गलत हो गया, बाकी सब में ठीक है, पट्टी भी ठीक है। अब देखो ये ब्लैक पोर्शन जब जाएगा तो एक तो कॉर्नर में जाना ही जाना है ब्लैक, और एक बीच में आएगा यहाँ पर, यानी कॉर्नर एंड बीच में, तो ये गलत हो गया। देखिए कितना दूर हो गया। अब इन दोनों में क्या देखना है आपको डियर, जो लाइनें ऐसी हैं वो लाइनें अब ऐसी हो जाएंगी। अगर लाइनें ऐसी होती हैं तो लाइनें ऐसी हो जाती हैं। तो डियर देखो यहाँ पर गलत हो गई, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 14 का यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा डियर दैट इज 3, 3 इज द राइट आंसर। तो हमारा थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइलोजिज्म का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जल्दी से 40 सेकंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर यार, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा।
डियर सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑल आर आर क्यू, जितने भी आर है वो क्यू है। और फिर कह रहा है ऑल एम आर आर, यानी जितने भी एम है वो आर है, एम आर है और जितने भी आर है वो क्यू है। एम इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्यू भी हो सकता था। सम वाले केस में ऑल वाला डायग्राम बनता है, ऑल वाले केस में इक्वल्स टू वाला भी बन जाता है, ऑल वाला। कह रहा है सारे एम क्यू है, सारे एम क्यू है, यहाँ भी हाँ जी है। सम क्यूज आर आर, कुछ क्यू आर है, दोनों में है, ये भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी डियर। मैं यहाँ पर टाइमर चला रहा हूँ। टाइमर के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज, जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट हमें समझना है, और ये भी समझना है कि हम सही आंसर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है यू मस्ट एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। डियर सबसे पहले बोला है द सिटी ऑफ ग्रीक वैली हैज experienced a sugar experienced a surge in case of rare respiratory illness in the last few months। क्लियर है। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स identified a recently opened chemical factory as the source of outbreak, tracking the illness to airborne toxins emitted from the factory। यानी इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में और समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रीन वैली शहर में पिछले महीने एक दुर्लभ रोग, एक तरीके से कह सकते हैं कि मामले में वृद्धि देखी गई है। जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया है कि रासायनिक कारकों के कारण, उसका प्रयोग होने के कारण जो उसके स्रोत है ना, उसकी वजह से कारखानों से निकलने वाले जो पदार्थ है, विषैले पदार्थ है, उनसे बीमारियां हो रही है। क्लियर है। तो बीमारी उनसे हो रही है। फिर यहां पर लिखा है द फैक्ट्री मैनेजर initially denied the responsibility and the refused to shut down operations। However, मतलब उसने अभी क्या कर दिया है, उन operations को shut down करने से मना कर दिया है। However, the following protests and mounting pressure from the local resident and government officials and फिर यहाँ पे लिखा the factory has finally agreed to halt production temporarily। यानी यहाँ पर हुआ क्या है कि कारखाने के प्रबंधक ने क्या किया, शुरुआत में जिम्मेदारी लेने से तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जब प्रेशर बढ़ा तो उसने आधिकारिक तौर पर मतलब ये चीजें करने की कोशिश की कि जैसे सबसे पहले चीज है, स्थानीय निवासियों ने और सरकार ने, अधिकारियों ने विरोध के बढ़ते दबाव के चलते कारखाने के अनंत उत्पादन यानी अस्थायी रूप से रोकने का सहमति व्यक्त की है। अब देखिए इसमें पहली चीज क्या हुई, पहली चीज ये हुई एक केमिकल फैक्ट्री विल परमानेंटली शट डाउन ऑपरेशंस, के मतलब जो फैक्ट्री है वो परमानेंटली शट डाउन कर देगी सारे ऑपरेशंस। फिर कह रहे हैं द रेस्पिरेटरी इलनेस इज हाईली कॉन्टेजियस एंड कैन स्प्रेड क्विकली थ्रू द एयर। यानी इसमें अभी जो सेकंड हमारा निकल के आ रहा है ये, यानी ये जो रोग है ना, ये अत्यधिक संक्रामक है और हवा के माध्यम से भी तेजी से फैल सकता है। तीसरा है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैव इफेक्टिवली मैनेज्ड एंड आउटब्रेक द प्रिवेंटेड फर्दर स्प्रेड। मतलब इसका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर ये जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है, कह सकते हैं एक तरीके से, यानी एग्री किया है इस चीज के लिए। अब दूसरा क्या है, ग्रीन वैली रेजिडेंट शुड अवॉइड ऑल आउटडोर्स एक्टिविटीज टू मिनिमम एक्सपोजर टू द टॉक्सिन।
यानी यहां पर कह रहा है तो ग्रीन वैली के जो निवासी है ना, उनको क्या करना चाहिए, बाहरी गतिविधियों को रोकना चाहिए ताकि वो इसके प्रभाव में ना आए, ठीक है, या वो इसके संपर्क में ना आए। तो यहां पर क्या है डियर, अगर आप देखिए तो बी जो है, बी और डी कहीं ना कहीं हमारा इफेक्टिवली है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वो रोग हमारा ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा और चीजें अच्छी हो पाएंगी। द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा है इनको अरेंज कीजिए और अरेंज करने के बाद आप बताइए कि कौन सा वर्ड ऐसा है विल कम एट द थर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, इन पांच में से। तो डियर आर ई जी आई, 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 ओ एन, एस टी, ओ एन, ओ एन ए, एम ई। तो डियर सबसे पहले क्या मिलेगा, एम ई, ओ। अच्छा देखिए, आर ई जी आई ओ एन, आर ई जी आई ओ एन सेम नहीं लिखा है कुछ, ये दो वर्ड आपके सेम लिखे हुए हैं। और जब दो वर्ड सेम लिखे हैं तो डियर यही आएंगे, और जब यही आएंगे तो आपका आंसर जाएगा सेकंड, क्योंकि रीजन आर ई जी आई ओ एन, आर ई जी आई ओ एन सेम लिखा है। तो यानी सेकंड पे इसको ले लो, थर्ड पे उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। बाकी फोर्थ फिफ्थ हो जाएंगे, तो आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक वर्ड का रिपीटेशन दो बार हुआ है। पॉइंट क्लियर है डियर। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है, पेयरिंग करनी होती है, पहले उससे पहले कोड समझना होता है। जैसे टैब का कोड बना तो बना कैसे, कट का कोड कैसे बना, उसी तरह से बाकी कोड भी बनाने होते हैं। तो डियर हम समझते हैं टैब का कोड, टी ए बी, इट इज नॉट टी ए बी, इट इज टी ए पी। तो 20 1 16, जब आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर दिख रहा है 63 48। मुझे तो एक चीज दिख रही है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3। जी हाँ, यही लॉजिक है। तो जब आपको दिख रहा है डब्लू का, डब्लू की पोजीशन होती है देखिए 23 15 18 11। तो मल्टीप्लाई 3 यानी 33 आना चाहिए, 18 थी 54 आना चाहिए, 15 थी 45 आना चाहिए, और 23 थी ये आना चाहिए। तो देखिए ये मिल गया पेयर, यानी फर्स्ट का क्या हो गया, वाई। तो फर्स्ट का वाई हो गया, तो वाई देखिए यहां पर फर्स्ट का नहीं था, द करेक्ट आंसर इज बी। पूरा चेक की मत करो, वाई जरूरत क्या है चेक करने की। तो यहां पर करेक्ट आंसर सेकंड बना। जब एक ही जगह पेयर मिल रहा है हमारा, तो हम बार बार चेक क्यों करेंगे, सोच के देखो एक बार। समझ में आ रहा है। चलिए डियर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली है क्या, अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, असर्शन एंड रीजन, यानी आपसे पूछा है एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड, यानी इस इक्वेशन में बताना है एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड, ये इन दोनों में से किससे हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो डियर सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस इक्वेशन में, मैंने कई बार बताया आपको, ये क्वेश्चन आसान होता है, आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। कैसे, बस इस पे आ जाओ। आपको दिया एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पहले वाला बाद वाले की सिस्टर है। तो आप देखिए अगर आपको मेल को शो करना है तो बॉक्स, फीमेल को शो करना है तो आप सर्कल, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डॉट से, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन प्लस से, ये आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको दिया एस एट द रेट एम, जिसका मतलब पहले वाला बाद वाले की सिस्टर है, एस इज द सिस्टर ऑफ एम। हैश दिया, हैश का मतलब पहले वाला बाद वाले का फादर है, तो इसके हिसाब से एम जो हो गया वो फादर हो गया डियर किसका, टी का। और टी एंड यू, एंड का मतलब है पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, यानी टी इज द वाइफ ऑफ यू, यू इज द हस्बैंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिए एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड, एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड,
यानी एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड का मतलब है जेड यहां आना चाहिए। समझ के देखो, एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जेड। ग्रैंड मदर कहता तो भी हम समझ सकते थे, बट ग्रैंड डॉटर बोल दिया। तो अब चलो देखते हैं जेड एट द रेट यू। अगर हम पहले वाला स्टेटमेंट ले, जेड एट द रेट यू, इसका मतलब क्या? एट द रेट का पहले वाला बाद वाले की सिस्टर है, यानी जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। तो पहले से तो आंसर नहीं आता, पहले से तो आंसर नहीं आएगा, किसी कंडीशन में नहीं आ सकता डियर फर्स्ट वाले से आंसर। अब देखिए z एट द रेट m, यहां पर भी सिस्टर हो गई z किसकी? m की। तो m की सिस्टर हो गई तो z यहां पर हो गई सेकंड वाले के हिसाब से, फर्स्ट वाले के हिसाब से यहां पर। तो z यहां आया ही नहीं, किसी भी कंडीशन में ही आया, तो ना तो आंसर इससे आया ना इससे आया, फर्स्ट से ना सेकंड से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी फोर्थ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डाइस का क्वेश्चन। वाह, सिंबल्स दिए, सिंबल्स देने के बाद आपसे पूछा क्या है, बताइए एंड के अपोजिट क्या आएगा। यार आपको एंड यहां पर नहीं दिख रहा होगा, देखो एट द रेट दिख रहा है 2 बार, क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। एट द रेट से गए हैश, हैश से गए डॉलर, एट द रेट से गए हम लोग परसेंटेज, परसेंटेज से गए एक्सक्लेनेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बचा वो एंड आपका एट द रेट के अपोजिट। तो एंड एट द रेट के अपोजिट हो जाता है। पूछा क्या है, एंड के अपोजिट क्या आएगा? तो एंड के अपोजिट आएगा एट द रेट। द करेक्ट आंसर इज थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक, बाय बाय।